नमस्कार। आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो फ्रेंड्स, फाइनली आप लोगों के बीच में अगला मास्टर वीडियो लेके आ चुका हूं और ये है इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। आपके पेपर में प्रश्न यहाँ से भर भर के पूछे जाते हैं और आज के बाद एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, है ना। क्योंकि हम लोग करते क्या हैं, PYQs तो करते ही हैं 25 ईयर का, टॉपिक वाइज, है ना। 25 ईयर का क्वेश्चन रहता है। साथ में यहीं पे हम लोग क्या करते हैं भाई, शॉर्ट नोट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं और ये ज़रूरी है ताकि एग्ज़ाम में आप अच्छे स्कोर कर सकें। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, हम आपके लिए जो ये कंप्लीट सीरीज़ यूट्यूब पे लेके आए हैं, तो जिसमें मैं आपको जो कंप्लीट करवा चुका हूँ, एनवायरनमेंट पूरा कंप्लीट है। नहीं देखें वीडियो, जाके देख लीजिएगा। दूसरा सब्जेक्ट आप लोग का जो है इंडियन ज्योग्राफी, बहुत उम्दा तरीके से कंप्लीट करवा दिया हूँ, देख लीजिए। तीसरा जो सब्जेक्ट है आप लोग का वो है एंशिएंट हिस्ट्री। चौथा सब्जेक्ट है मेडिवल हिस्ट्री, है ना। मेडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत का इतिहास। पांचवा है, आप सबको पता है, मॉडर्न हिस्ट्री। ये सब कंप्लीट है फ्रेंड्स, है ना। और छठा जो है बायोलॉजी कंप्लीट करवा दिया हूँ। सातवां इको, सोचिए कंप्लीट ही हो चुका है। और ये आठवां सेक्शन जो आप लोग का चल रहा है पॉलिटी, ठीक है। इकोनॉमी का एक वीडियो और बाकी रह गया है, उसके बाद मर्ज करके सबको दे दूंगा। तो आप देख रहे हैं भाई, आप क्या करिए, इसे मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए, है ना। जरूरी है सभी सेक्शन का जो है मास्टर वीडियो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका कंप्लीट लिस्ट बना दिया हूँ आप लोगों के लिए। जो कंप्लीट हो गया है तो वहाँ से जाके सारे वीडियो देख लीजिए। हाँ, करंट अफेयर्स के लेके बहुत सारे लोग बोलते हैं सर करंट, भाई करंट अफेयर्स में करवा दिया हूँ। आप जाइएगा तब ना, जनवरी से लेके अगस्त तक, मैं 2025 का बात कर रहा हूँ, है ना। जनवरी से लेके 2025 अगस्त तक में एक प्लेलिस्ट में करंट अफेयर्स दिखेगा। उसके बाद आप देखेंगे तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, है ना। दिसंबर 2025 की मैं बात कर रहा हूँ, है ना, 2025 का एक प्लेलिस्ट में आपको दिखेगा, है ना। सितंबर यहाँ पे मिसिंग है तो वो भी अपलोड हो जाएगा आज या कल तक में। तो इसे पूरा कर लीजिए, बोनाफाइड आप बन जाइएगा, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन पे। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, हम लोग जो कंप्लीट जो करने वाले हैं टॉपिक, पहला चैप्टर हम लोगों का रहने वाला है संवैधानिक विकास एवं विशेषताएं। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उसके सारे क्वेश्चंस और साथ में शॉर्ट नोट्स भी डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे भारतीय संविधान के स्रोत, संघ एवं राज्य क्षेत्र से क्वेश्चन आता है, महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है और अनुसूचियाँ, प्रस्तावना, नागरिकता, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, है ना। और उसके बाद यहाँ पे राज्यसभा, लोकसभा, केंद्रीय मंत्रिमंडल, राज्यपाल, राज्य विधान मंडल, मुख्यमंत्री, यहीं पे पढ़ लेंगे। न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग, योजना आयोग एवं नीति आयोग से संबंधित सारे क्वेश्चंस, पंचायती राज, प्रमुख समितियाँ, आपात उपबंध, संविधान संशोधन, राजभाषा से संबंधित क्वेश्चन जितने भी पूछे गए सारे क्वेश्चंस को करने वाले हैं ना, क्या क्वेश्चन बन सकते हैं सब। उसके बाद यहाँ पे भारत का जो है महान्यायवादी, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, राजनीतिक दल, राष्ट्रीय प्रतीक, भारत और विश्व दोनों को देखेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आप देखिएगा तो प्रमुख आयोग एवं संवैधानिक संस्थाएं, और राज्य व्यवस्था में देखा जाए पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी का विविध वाला सेक्शन, और ये कंप्लीट हो जाएगा आप लोग का पूरा जो है इंडियन पॉलिटी। अब यहाँ पे देखिएगा पहला जो चैप्टर है फ्रेंड्स आपके सामने दिख रहा होगा, है ना। यहाँ पे आप देख पा रहे हो चैप्टर का नाम ही है संवैधानिक विकास एवं विशेषताएं, तो भारत के संवैधानिक विकास। अब जैसे ही आप इस चैप्टर का नाम देखे हैं तो देखो भाई, आपके बैच में ये PDF ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ और इसका वीडियो भी दे चुका हूँ। आपका दायित्व ये बनता है, यहाँ पे एकदम जीरो से भारत के संवैधानिक विकास में कुछ बेसिक बातें यहाँ पे दिया हूँ, एक बार सरसरी निगाहों से देख लीजिएगा। पहले क्या करना है, आपको वीडियो देख लेना है, उसके बाद इसका PDF जो दिया हूँ सभी लोग क्या करिएगा, इसका रिवीजन कर लीजिएगा, है ना। सबसे पहले जैसे आप सबको पता है कि यहाँ पे भारतीय संविधान के विकास की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है भारत में कंपनी का शासन, जो कि 1773 से लेके 1858 तक रहा है। और भारत में जो है किसका, तो ब्रिटिश क्राउन का शासन था 1858 से लेके 1947। तो सबसे पहले आपको रेगुलेटिंग एक्ट को देख लेना है अभी सरसरी निगाहों से, और की पॉइंट ही आपको यहाँ पे कवर करना है। उसके बाद यहाँ पे 1781 का संशोधन अधिनियम को देखना है। उसके बाद यहाँ पे देखना है 1784 ईस्वी का पीट्स इंडिया एक्ट, पूछता है बहुत। उसके बाद आपको यहीं पे एक बार रिवीजन कर लेना, मैं हालांकि रिवीजन करवा दूंगा। 1786 ईस्वी का अधिनियम, उसके बाद 1793 का चार्टर एक्ट को देखना है, 1813 का चार्टर एक्ट को देखना है, उसके बाद 1833 का चार्टर अधिनियम को देखना है, और 1853 का चार्टर एक्ट को देखना है, जिसमें आप सबको पता है कितना ये जो है आपको पता होना चाहिए। 1853 का चार्टर एक्ट के तहत आप यहाँ पे देखेंगे, जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसे एक बार आपको देख लेना है। उसके बाद यहाँ पे
ब्रिटिश ताज का शासन जो है यहाँ पे आपको यहाँ से शुरू हो जाता है आप लोगों के लिए, तो इसे देख लेना है, जिसमें 1861 का है ना, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का, बहुत पूछता है 1909 का भारत परिषद अधिनियम, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आया है। भारत शासन अधिनियम 1919 को देखना है, जिसमें आरक्षित विषय, हस्तांतरित विषय में कौन कौन से चीज़ें शामिल था, आपको देख लेना है। उसके बाद यहीं पे देख लेना है भाई, भारत शासन अधिनियम 1935 को देखना है, ठीक है ना। तो यहीं पे एकदम सरसरी निगाहों से एक बार रिवीजन कर लेना है। चलिए खैर, पहले हम लोग को क्वेश्चन में बढ़ते हैं, आपको किन किन बातों को ध्यान रखना है। पहला टॉपिक तो मैं आपको बता ही दिया हूं, एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूं। पहला जो चैप्टर आप लोगों का है भारत के संवैधानिक विकास एवं विशेषता से संबंधित सारे क्वेश्चंस को पहले हम लोग करने वाले हैं। अब देखो, सबसे बड़ी बात ये है कि फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ना अभी 18/5/2025 का जो एग्जाम हुआ है एक्साइज इंस्पेक्टर का, बिहार पुलिस एक्साइज इंस्पेक्टर का, उसमें प्रश्न पूछ लिया गया। और ये क्वेश्चन आप तभी बना सकते थे जब आपका कंसेप्ट क्लियर है, तब कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको एकदम जीरो से सब कुछ समझा दूंगा। बशर्ते आप क्या करिए, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए, उसके बाद आपका पॉलिटी आपकी मुट्ठी में हो जाएगा, मतलब पॉलिटी आपकी मुट्ठी में हो जाएगा, इंडियन पॉलिटी। चलिए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे लोकतांत्रिक, एक शब्द क्या है, लोकतांत्रिक, भारत देश लोकतंत्र है ना, लोकतांत्रिक देश है। तो देखो, लोकतांत्रिक संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं है, आपके जो ऑप्शन में है क्या कह रहा है। अच्छा, एक शब्द क्या बोला था, इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं है लोकतांत्रिक देश में, जो आपके ऑप्शन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग। तो कह रहा है कि शासन प्रमुख के अधिकार, इसका मतलब क्या हुआ सर, शासन का प्रमुख के अधिकार का मतलब, देखो भाई, भारत में शासन का प्रमुख कौन है, तो आप कहेंगे सर प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री है। तो क्या इनके पास अधिकार है, बिल्कुल, देश को सुचारू रूप से कैसे चलाना है इनके पास पूरे अधिकार है ना। हालांकि लोकतांत्रिक देश में है ना, शासन का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति भी होता है ना, राष्ट्रपति भी होता है। तो जाहिर सी बात है ये ऑप्शन तो सही है। अब अगला ऑप्शन आपको बोला है कि देश का अधिकार, लोकतांत्रिक देश में बिल्कुल ये भी अधिकार होता है। आप भारत का ही एक एग्जाम्पल ले लीजिए, हम लोग लोकतंत्र में जी रहे हैं, भारत एक लोकतंत्र देश है, तो इसमें कोई भी निर्णय लेने के लिए भारत देश जो है स्वतंत्र है। तो आप सीधे तौर पर कह सकते हो सर, इसका मतलब हम संप्रभु है। तो हम क्या है भाई, संप्रभु है, या फिर आप लिख ही देता हूं, है ना। अच्छा, आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर संप्रभुता का मतलब क्या हुआ, तो मेरे भाई आप कह सकते हो कि आप पूरे तरीके से स्वतंत्र है ना। तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं भाई, हम संप्रभु देश है, हमारा देश संप्रभु देश है, तो इसमें आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए हम स्वतंत्र है, हम किसी पे डिपेंड नहीं है ना। तो देश का अधिकार ये बिल्कुल सही है। अगला क्या बोल दिया है कि यहाँ पे आप देख सकते हो राज प्रमुख का नाम। अब देखो, राज का प्रमुख का एक शब्द बोल दिया, आगे में लगा दिया नाम। तो देखो भाई, राज का प्रमुख अभी कौन है, मैं भारत देश का बात कर रहा हूँ, तो आप कहेंगे सर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होते हैं। तो जाहिर सी बात है, अभी भारत में राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू है। तो ऐसा थोड़ी ना है कि द्रौपदी मुर्मू का जो नाम है आगे भी वही रहेगा, नहीं, यहाँ पे इसके हमारे संविधान में इसके पद के बारे में उल्लेख है कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के पद के बारे में उल्लेख है, उसके नाम के बारे में नहीं है कि भाई अभी प्रेजेंट टाइम में जो प्रधानमंत्री पीएम मोदी है तो आगे भी पीएम मोदी ही रहेंगे, या राष्ट्रपति अभी द्रौपदी मुर्मू है तो वही रहेंगे, दूसरे व्यक्ति भी आएंगे, है ना, अगले 5 साल में उनका जो है, उनके जो नाम है, पद का नाम, वो बदल जाएंगे। पद के नाम नहीं कहने का मतलब जो पद पे बैठे व्यक्ति है, तो जाहिर सी बात है जो राष्ट्रपति है तो अगले दूसरे राष्ट्रपति होंगे, अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं दूसरे होंगे, तो नाम तो अलग होगा ना, लेकिन पद वही रहेगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, राज प्रमुख के नाम। तो ये प्रावधान नहीं है कि एक ही व्यक्ति अगर एक बार राष्ट्रपति बन गया तो उसी का नाम हमेशा चलते रहेगा, है ना। तो यही ऑप्शन हो जाएगा गलत, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगला क्या कर रहा है कि विधि के अधिकार। विधि का अधिकार का मतलब क्या है कि भाई कानून, लोकतांत्रिक देश में कानून सबके लिए समान होता है। इसका मतलब सर पहला, दूसरा और चौथा सही था, और गलत क्या था तो आपने आराम से फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद भी जो भी डाउट या कंफ्यूजन रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और सबसे बड़ी बात, जो पॉलिटी पढ़ा दिया गया है रिवीजन कर लीजिएगा, नोट से रिवीजन कर लीजिएगा, और जो चैप्टर में अभी आपको करवा रहा हूँ वहाँ से जो लोग खुद से भी तैयारी कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, जाहिर सी बातें कर ही रहे हैं सभी लोग, तो आप क्या करिए, मल्टीपल जाके इस टॉपिक को रिवीजन करिए। बहुत सारे फ्रेंड्स का ये डिमांड था कि सर हम आपके साथ अगर जुड़ना चाहे इस बैच में, क्विक रिवीजन सीरीज नाम है, क्विक रिवीजन सीरीज, लेकिन आप कहिए ये सिलेक्शन सीरीज है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि 25 ईयर का आपको PYQs करवाया जा रहा है, शॉर्ट नोट्स दिया जा रहा है, उसका एक्सप्लेनेशन सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। और ये जो 200 टॉपिक आप देख रहे हो ना, ये पूरा कवर करवाया जा रहा है ना। तो ये पूरा कर लेते हैं, डेफिनेटली आपका प्री होगा नहीं, बल्कि आप अच्छे नंबर से पास होंगे। तो कुछ लोग बोलते हैं सर हम ये नोट्स कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे और कहाँ से ले सकते हैं, तो मेरे भाई इसका फी मात्र जो है 499 कर दिया गया, ठीक है ना। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो इसे आराम से कर सकते हैं। करना ये पड़ेगा, कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे मैं थोड़ा सा नंबर लिख देता हूँ ना, ये नंबर है ना 7319924130, सेम नंबर यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये नंबर है। इसी नंबर पे आपको पेमेंट करके भेजना होता है। पेमेंट आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी माध्यम से करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट करके भी इसी नंबर पे भेजिएगा। ये व्हाट्सअप नंबर भी है ना, और ये पेमेंट का नंबर भी यही है। उसके बाद हम आपको बैच में जोड़ देंगे और आप सारे सब्जेक्ट को एक साथ जो है, यहाँ पे ज्योग्राफी है तो इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, हिस्ट्री में चारों सेक्शन, एंसेंट, मेडिवल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सबका आपको नोट्स मिल जाता है, सबका मास्टर वीडियो मिल जाता है, सबका जो है PYQs बुकलेट मिल जाएगा आपको। इसमें करंट अफेयर्स ऑलरेडी शामिल है, कुछ लोग बोल रहे थे सर करंट अफेयर्स सब कुछ, बिहार स्पेशल सब शामिल है, ठीक है।
तो आइए एक जगह पढ़िए और आराम से इसे क्लियर करिए। कुछ लोग टेस्ट के लिए बोल रहे थे भाई इसका फ़ी कम कर दिया गया है, 35 टेस्ट का मात्र जो है 299 कर दिया गया है, तो आराम से आप दीजिए, क्योंकि टाइम अभी भी इतना है कि आराम से आप कर सकते हैं, टाइम आप बर्बाद मत करिए, है ना। अच्छा, कोई भी डाउट रह जाता है तो भाई आप इस नंबर पे क्या कर सकते हो, कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। नंबर एक बार पुनः मैं बोल दे रहा हूँ, 7319924130। इस नंबर पे आप चाहे तो कॉल करके इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं कोर्स के रिगार्डिंग, है ना। कोई डाउट हो जाता है तो कॉल करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आप क्या करिएगा, इस नंबर पर पेमेंट कर लीजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट करके व्हाट्सअप कर दीजिएगा, अपना नाम लिख के भेज दीजिएगा, तुरंत आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा। चलिए अगला जो चैप्टर है ये भी आप देख सकते हो कि एक्साइज इंस्पेक्टर में 18 मई 2025 में जो क्वेश्चन पूछा गया, ये भी उसी में प्रश्न पूछा गया और ये भी बहुत दमदार क्वेश्चन है। कंसेप्ट क्लियर तभी आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप पूरा वीडियो देख लीजिए ना, आपका पकड़ बहुत अच्छा हो जाएगा। चलो भाई, अब देखो ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संवैधानिक लोकतंत्र हेतु देश में क्या जो है, एक शब्द आपको दिखेगा, उपेक्षित तर्क नहीं है। अच्छा, उपेक्षित का मतलब क्या होता है, कितने लोग बता सकते हो? तो उपेक्षित का मतलब होता है मेरे भाई नज़रअंदाज किया गया या जिसकी महत्ता कम आंकी गई हो, ठीक है ना। अब आइए समझते हैं। तो ये तो समझ लिया, तो प्रश्न सीधे तौर पे आपसे पूछा है, तो सीधे तौर पे आप बोल सकते हो कि संवैधानिक लोकतंत्र के लिए कौन सा तर्क ऐसा है जिसे अक्षर जरूरी नहीं माना जाता है। तो देखो, अक्षर जरूरी नहीं माना जाता है तो आंसर आपके सामने है। क्या बोला है कि भाई लोकतांत्रिक देश दूसरे देश से ज़्यादा समृद्ध है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये गलत है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि लोकतांत्रिक देश हमेशा दूसरे देश से ज़्यादा समृद्ध हो। समृद्ध कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे आर्थिक नीतियाँ, संसाधन, स्थिरता, ठीक है। तो आंसर आपके सामने है। बाकी जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, अगला क्या बोला था, सरकार को, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, क्या बोला है कि सरकार को चुनने का अधिकार जनता को है, लोकतांत्रिक देश में है। सभी नागरिकों को स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार बिल्कुल है। लोकतांत्रिक देश का उद्देश्य अपने नागरिकों को कल्याण पहुंचाना है, ये भी है। पहले वाला जो था ये उपेक्षित तर्क नहीं था, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में मेरे भाई गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये को छोड़ के बाकी जो सब तीनों जो ऑप्शन था वो बिल्कुल सही था, ठीक है ना। चलो अब अगला क्वेश्चन फिर से आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान का कौन सा भाग संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में ये है प्राधिकृत पाठ और निरसन से संबंधित है। अब शब्द आपको परेशान करेगा, कोई बात नहीं, हम आपको सारी चीज़ें 1 to 1 समझा भी देंगे। अब मैं थोड़ा सा इन शब्दों को बता देता हूँ, उसके बाद संविधान में कौन से भाग में है वो बता दूंगा। देखो क्या बोला है, संविधान का कौन सा भाग संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ। इसका मतलब ये हुआ, संक्षिप्त नाम का मतलब ये है कि संविधान का छोटा और आधिकारिक नाम, जैसे भारत का संविधान। प्रारंभ आप सबको पता है कि यह जो है संविधान के लागू होने की तारीख और प्रावधानों को संदर्भित करता है। अब हिंदी में प्राधिकृत पाठ का मतलब है कि संविधान एक आधिकारिक हिंदी संस्करण, संविधान का ऐसे बोल सकते हो, संविधान का एक जो है आधिकारिक हिंदी संस्करण जिसे स्वीकार किया गया है। निरसन का मतलब यह है कि यह पहले के कानून या प्रावधानों को समाप्त करने की प्रक्रिया है। तो समझ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है कौन से भाग में दिया गया है, तो आप सीधे तौर पे आंसर जो टिक करेंगे भाग जो है 22 में है, ठीक है ना। तो भारतीय संविधान के भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ में हिंदी प्राधिकृत पाठ और निरसन के बारे में प्रावधान जो है भारतीय संविधान के भाग 22 में दिया गया है। भाग 13 क्या कहता है मेरे भाई, है ना। तो भाग 13 कितने लोग बता सकते हो? बिल्कुल, भाग 13 में क्या है, भारत के राज क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य का करना, आप सभी लोग समझ रहे हैं। तो व्यापार वाणिज्य करना है भारत के किसी भी राज्य में, तो आप कितने कौन से भाग के तहत करेंगे, तो भाग 13 के तहत, ठीक है ना। भाग 19 में क्या है मेरे भाई, 19 कितने लोग जानते हो? तो जाहिर सी बात है भारतीय संविधान के भाग जो है 19 में परकीर्न है ना। आप एक नाम जरूर सुना होगा, मैं समझा देता हूँ परकीर्न क्या होता है, ठीक है ना। परकीर्न है, परकीर्न से मतलब होगा कि भारतीय संविधान में आप सबको पता है कि अलग अलग भाग, अलग अलग अनुसूची है ना, जो कि सारे विषय को व्यवस्थित रूप से उसमें दिया गया है। लेकिन भारतीय संविधान का कुछ विषय रह गया जो कि भाग 19 में दिया गया है, तो मतलब जो चीज़ें छूट गया है तो उन्हें जो है भारतीय संविधान के भाग 19 में रखा गया है ना। समझ में आ गया? तो आप सीधे तौर पर बोल सकते हो कि सर परकीन का मतलब यह होता है कि विविध या अन्य विषय संविधान के भाग में ऐसे प्रावधान शामिल है जो किसी विशेष और अस्पष्ट श्रेणी में नहीं आते, बल्कि अलग अलग तरह से महत्वपूर्ण मामलों को कवर करते हैं, ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर हमें ये साफ साफ बता दीजिए कि आखिर भारतीय संविधान के भाग 19 में है क्या। तो देखो भाई, मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया हूँ कि भारतीय संविधान के भाग 19 जिसे परकीन कहा जाता है, उसमें कुछ विविध प्रावधान है। इनमें देखा जाए तो राष्ट्रपति और राज्यपालों के विशेषाधिकार इसमें शामिल इसमें है। कुछ अन्य मामले की जो बातें हैं ये भी जो है भाग 19 में ही शामिल है, ठीक है ना। तो बेसिक बातें हैं, माइंड में रखिएगा, बाकी डिटेल में तो मैं आपको पढ़ा ही दिया हूँ, हालांकि इतना आपके एग्जाम के लिए काफ़ी है जो बता दिया हूँ। अच्छा, भाग 22 क्या कहता है भाई? भाग 22 तो आपने देख लिया, इसका आंसर ही पास भाग 22 होगा। भाग 21 क्या कहता है? तो देखो मैंने भाई भारतीय संविधान के भाग 21 में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान से संबंधित है। इसमें कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान और कुछ मामलों के लिए अस्थायी, मैं क्या बोल रहा हूँ, अस्थायी व्यवस्था भी शामिल है, ठीक है ना। तो ये आपने देख लिया। और ये भी प्रश्न जो पूछा गया है देख लो यहाँ पे 21 के दरोगा के 23 में एक्साइज इंस्पेक्टर में पूछ लिया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रथम
अस्थाई अध्यक्ष कौन थे ये पूछ लिया है। तो मेरे भाई भारतीय संविधान में देखा जाए तो अस्थाई बोला है, अस्थाई है ना, जो अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो भारत की संविधान का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था, जिसने 1946 ईस्वी में आप देखेंगे तो संविधान तैयार करने के लिए भारत का दौरा किया कैबिनेट मिशन। 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर, ये डेट थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, पूछता है बहुत, मैं लिख ही देता हूँ। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित किया, जिसमें देखा जाए तो कितने सदस्य था भाई, 211 सदस्यों ने भाग लिया। इसमें सबसे वरिष्ठ जो सदस्य थे कौन थे, डॉक्टर, नाम ध्यान रखिएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, है ना, आप सभी लोग जानते हैं ना, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अस्थायी अध्यक्ष, है ना, जब 9 दिसंबर का जो यहाँ पे बैठक बुलाया गया था तो उसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। परंतु संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष, जो कि 11 दिसंबर, 2 दिन के बाद की बात है, तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है अस्थायी अध्यक्ष यहाँ पे चुना गया था। H.C. मुखर्जी तथा V.T. कृष्णामाचारी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था। तो पूछा जाए कि भाई संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसे चुना गया था, तो H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णामाचारी को उपाध्यक्ष चुना गया था, है ना, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष जो 11 दिसंबर को चुना गया था तब। समझ में आ गया, गलती मत करिएगा, क्वेश्चन किसी भी एंगल से प्रश्न पूछा जाए मिस मत करिए। चलो भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान सभा के चुनाव होते थे, संविधान सभा को चुनाव, है ना, संविधान सभा के जो है चुनाव हुए थे, माना होना चाहिए, है ना, अच्छा हुए थे, वही है ऑप्शन में भी बिल्कुल ए। तो 1946 ईस्वी को, है ना, जुलाई 1946 ईस्वी को। तो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया ना कि भाई 1946 ईस्वी के कैबिनेट मिशन योजना में संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया और इसके सदस्यों के चयन के लिए जुलाई 1946 का, तो जुलाई 1946 ईस्वी में चुनाव कराए गए। जबकि संविधान सभा की पहली बैठक जो हुआ उसी साल 1946 में, पहली बैठक जो हुआ था 9 दिसंबर को, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष जो चुना गया था, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, और अस्थायी अध्यक्ष फिर अगला बैठक हुआ था 11 दिसंबर को, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को। प्रश्न किसी भी एंगल से पूछा जाए मिस मत करिएगा, और ये भी प्रश्न पूछ लिया गया है अलग अलग एग्जाम में। अगला प्रश्न है, और जो चीज़ें मैं आपको बताया हूँ भाई ऑलरेडी नोट्स में मेंशन कर दिया हूँ, आप एक बार सरसरी निगाहों से देख लेना, देख सकते हो यहाँ पे भारतीय संविधान का निर्माण। तो देखो भारतीय संविधान का जो है ना निर्माण है, तो संविधान सभा का पहली जो बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली स्थित, कहाँ पे, ये प्रश्न कई बार पूछ लेते हैं, तो काउंसिल चैम्बर्स के पुस्तकालय भवन में हुआ था। ये भी पूछ लेता कहाँ पे हुआ था, जिसमें कितने सदस्य शामिल हुए थे, तो 211 सदस्य इसमें भाग लिया था। अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, है ना, चूंकि ये सबसे ज्यादा एज के थे तो वरिष्ठतम जो है सदस्य चुने गए थे। उसके 2 दिन बाद जो आप सबको पता होना चाहिए, यहाँ पे 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, और यहाँ पे VN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया। बहुत पूछता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, संविधान सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती तो अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते, किंतु जब संविधान सभा का बैठक जो है बतौर विधायिका होती तो अध्यक्षता कौन करते थे, तो GV मावलंकर। ये पूछता है और ये लाइन देके पूछा जाएगा, क्वेश्चन टफ करेगा तब। एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछता है, संविधान सभा की कार्यवाही जो है यहाँ पे आप देखोगे तो 13 दिसंबर 1946 को नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुआ था, तथा 22 जनवरी 1947 को इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गया था। तो प्रश्न पूछे जाते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव जो है कब पेश किया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 में किसके द्वारा, तो आप सबको पता है ना, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इन्हें स्वीकृति कब मिल गया था उद्देश्य प्रस्ताव का, तो 22 जनवरी 1947 को। क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव में एक प्रश्न पूछता है ना, भारतीय संविधान की जो है उद्देशिका में जो चीजें मेंशन किया गया है, तो ये ऑलरेडी उद्देश्य प्रस्ताव में मेंशन था, है ना, इसलिए प्रस्तावना को उद्देशिका के नाम से जाना जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो मैं लिख भी दिया हूँ कि उद्देश्य प्रस्ताव में जो आदर्श मूल्य थे वही भारतीय संविधान की उद्देशिका में है। एक बार सरसरी निगाहों से आप लोग का दायित्व बनता है कि संविधान सभा की जो है समितियां, अलग अलग समितियां हैं, उसे देख लेना है, और इसकी अध्यक्षता किनके हाथों में था, यहाँ से प्रश्न पूछता है, ठीक है ना, उसे एक बार देख ले। चलो मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में किस देश में जो है सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू किया गया था। तो हम लोग बहुत कायदे से पढ़े हैं, किस देश में, तो अमेरिका के संविधान में, है ना, अमेरिका के संविधान में। इसका राइट आंसर क्या होगा, अमेरिका होगा। बेसिक सा क्वेश्चन है और पूछता है क्वेश्चन यहाँ से, इसलिए मैं बता रहा हूँ। भारत का अच्छा, अमेरिका के संविधान में ये जो है लिखित संविधान जो अपनाया गया था कब, तो ये अभी डेट भी पूछ लेता, तो ये 1789 ईस्वी की बात है ना, लागू किया था। जबकि विश्व का सबसे, प्रश्न पूछा जाए कि विश्व का सबसे विस्तृत संविधान किसका है, विस्तृत बोल रहा हूँ, सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, है ना, किसका है, तो भारत का है ना। आप सबको पता है लागू हुआ था 1950 को, सभी लोग जानते हैं। 26, अच्छा ये कब लागू हुआ था ये भी डेट पूछता है भारत का संविधान, तो भाई 26
जनवरी, कितने लोग जानते हो? सभी लोग जानते हो, मुझे पता है। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था भारत का संविधान, और चूंकि ये विश्व का सबसे बड़ा जो है या सबसे विस्तृत जो है लिखित संविधान है भारत देश का। सबसे पहले लिखित संविधान कौन से देश ने अपना था? अमेरिका ने, और अमेरिका का संविधान मात्र जो है 11 पन्ने का है। समझ रहे हो ना, सबसे छोटा संविधान, सबसे छोटा और लिखित संविधान, और सबसे पहले ये लागू किया था। अगला प्रश्न है, भारत के संप्रभु कौन है? अच्छा, संप्रभु का मतलब क्या होता है? मैंने आपको इससे पहले एक जो क्वेश्चन आया था वहां पे मैं बता दिया था, तो आप बता दीजिए संप्रभु कौन होगा भाई। बिल्कुल यहाँ पे देखो, यहाँ पे गलती मत करिएगा। बहुत सारे लोग गलती करेंगे कि भाई यहाँ पे राष्ट्रपति कुछ लोग टिक करेंगे, नहीं। संप्रभु का मतलब होता है कि यहाँ के जनता, तो भारत के लोग ही संप्रभु है ना, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में, खासतौर पर मैं भारत की बात कर लूँ तो भारत में सरकार चुनने का अधिकार किसको है? तो आप ये कैसे, भारत की जनता को। तो संप्रभु कौन हुए? यहाँ के लोग हुए, यहाँ की जनता हुए, है ना। हालांकि ये अधिकार नेता लोग चला रहे हैं अभी, अलग बात है, तो लेकिन उस नेता को कौन चुन के भेजते हैं? हम ही लोग भेजते हैं। तो माइंड में रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। देखो भाई, भारत के लोग जिस दिन सभी लोग, है ना, कि भाई अपना अधिकार समझने लगेंगे ना, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये समझना पड़ेगा। अभी आप जाओ ना, आप सीधे तौर पे एक ब्लॉक में जाइए ना। मैं देखता हूँ, है ना, कई सारे मैंने देखा हूँ, मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि सर मैं गया ब्लॉक में, या अलग अलग जगह, जो कि कहीं ना कहीं जनता को, मतलब कि जो आम आदमी है ना, वो लोग तो वैल्यू ही नहीं करते हैं। अब वैल्यू इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जो वहाँ जनता है, जिस दिन आवाज़ उठा दिए, अपना अधिकार को समझ लिया, तो डेफिनेटली वो इन चीज़ों को तो जरूर तोड़ देंगे, है ना। तो अपना अधिकार को समझिए, आपके क्या अधिकार है, आप सर्वोत्तम है, क्योंकि आपके लिए लड़ने के लिए कोई और नहीं आएगा, आपको खुद लड़ना है, क्योंकि आप जो है लोकतंत्र में जी रहे हैं, है ना। खैर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग इधर उधर की बात नहीं करेंगे, नहीं तो फिर आप लोग का माइंड भटक जाएगा। क्वेश्चन है कि संविधान की कौन सी विशेषता वास्तविक रूप से, एक शब्द आपने देखा कि संघात्मक, है ना, संघात्मक नहीं है। क्या बोला? संघात्मक नहीं है। और ये संघात्मक क्या होता है? पहले मैं संघात्मक को बता देता हूं, उसके बाद मैं क्वेश्चन पे चलूंगा। देखो भाई, संघात्मक का मतलब है कि ऐसी व्यवस्था जहां शक्तियां जो है केंद्र और राज्य दोनों में बटी हो, दोनों के बीच बटी हो, दोनों के पास अपने अपने कार्यक्षेत्र हो। भारतीय संविधान की कई विशेषता संघात्मक है। मैं क्या बोल रहा हूँ? भारतीय संविधान की कई विशेषता, है ना, कई विशेषता क्या है भैया? संघात्मक है। ठीक है, संघात्मक है, कई सारी विशेषता, लेकिन कुछ ऐसी भी है विशेषता जो कि एकात्मक है। क्या है? एकात्मक है। एकात्मक में क्या है? जैसे आप सबको पता है, भारत में भाई आप किसी भी राज्य के हैं तो भाई आप एक ही नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि राज्य के लिए अलग और केंद्र के लिए अलग। तो यही जो है कहीं ना कहीं एकात्मक कहीं का विशेषता है भारत के संविधान में, है ना। आपातकालीन प्रावधान, एकीकृत न्यायपालिका, है ना, तो ये कहीं ना कहीं एकात्मक की तरफ इशारा करता है। तो आप कहेंगे सर इसका मतलब भारत के जो संविधान है वो संघात्मक भी है और एकात्मक भी है ना। तो हाँ, भारतीय संविधान जो है संघात्मक, भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषता भी है और कुछ मामलों में एकात्मक भी शामिल है, जो कि अभी आपने देख लिया। तो यहाँ पे क्या बोल दिया कि आपसे पूछा था क्वेश्चन, आप बना लीजिएगा, कह रहे कि संविधान की कौन सी विशेषता वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है। तो देखो भाई, संघात्मक नहीं है, कौन सा है? तो ये एकीकृत न्यायपालिका। अब यहाँ पे आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर एकीकृत न्यायपालिका क्या है? तो भाई मैं आपको बता दूं, भारत में न्याय व्यवस्था एक व्यवस्थित तंत्र के रूप में काम करती है, जिसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, फिर उसके नीचे उच्च न्यायालय, फिर उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय। यह सभी एक दूसरे से जुड़े हैं। पूरे देश में एक जैसे कानून क्या होता है? लागू होता है पूरे देश में, है ना। तो आप देख सकते हो शक्तियों का विभाजन, ये किसका कहीं ना कहीं उदाहरण है? तो संघात्मक का। न्यायिक पुनरावलोकन, तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर न्यायिक पुनरावलोकन क्या संघात्मक विशेषता है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि न्यायिक पुनरावलोकन एक प्रमुख संघात्मक जो है क्या है? विशेषता है, क्योंकि यह जो है न्यायिक पुनरावलोकन यह सुनिश्चित करता है कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा संविधान के अनुसार हो, है ना, और कोई भी उसका उल्लंघन ना करे। तो बेसिक बातें हैं, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक शब्द मैंने आपको और बोला था कि भाई इसका मतलब आप लोगों के मन में होगा कि क्या होता है। तो न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब है कि न्यायिक कानून या फिर न्यायपालिका कानूनों और सरकारी कार्यों की समीक्षा कर सकती है। अगर उन्हें लगता है कि कोई कानून संविधान के खिलाफ है तो वे उसे जो है असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं। ठीक है ना। यह सरकार के अंगों के बीच शक्तियों का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। न्यायिक जो है पुनरावलोकन। लिखित संविधान तो आप सबको पता है, यह भी किसका है? तो ये संघात्मक कहीं ना कहीं संविधान का हिस्सा है। ठीक है ना। चलो, आशा करते हैं ये सारी चीजें आपने समझ लिया। और देखो, ये 2000 इसमें तो 21 में प्रश्न पूछा गया था दरोगा में, है ना, दरोगा के पेपर में 21 में। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा मैं फास्ट में भगाता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितने अध्याय है भाई, है ना। देखो मैं आपको बता दूं, भारतीय संविधान में अध्याय से मतलब यहाँ पे क्या होगा? कितने लोग बता सकते हैं? तो देखो मेरे भाई, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग है? 22 भाग है मूल संविधान में। मैं बात कर रहा हूँ मूल संविधान का, है ना। तो मूल संविधान में देखा जाए तो कितने भाग है वर्तमान में? तो 22 भाग है भाई, ध्यान रखना 22 भाग है। अनुसूची कितना है भाई? तो अनुसूची 12 है। और आर्टिकल कितना है? अनुच्छेद कितना है? तो 395 मूल संविधान में। गलती मत करिएगा, कैसे भी करके क्वेश्चन पूछा जाए मत गलती करिएगा। भारतीय संविधान को कब जो है अंगीकृत किया गया था बताइएगा कमेंट सेक्शन में, है ना। लागू कब किया गया था ये भी बताइएगा। आपने प्रस्तावना को रटा होगा तो आपको पता होगा सारी चीजें। खैर आगे बढ़ जाते हैं। ये भी 12 में प्रश्न पूछ लिया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? सी हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर।
अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की उद्देशिका में देखा जाए तो न्याय शब्द के लिए निम्नलिखित में से किस रूप से उल्लेख नहीं है। आप देखो क्या बोल दिया, भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द के लिए निम्नलिखित में से किस रूप का उल्लेख नहीं है, ये बोल। देखो ये कानूनी, यहाँ पे आपको दिखेगा कानूनी, जो कि भारतीय संविधान में आप देखेंगे, आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में, प्रस्तावना में, उद्देशिका या प्रस्तावना बोलिए, तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में सामाजिक कौन कौन से न्याय के बारे में चर्चा हुआ है। सामाजिक, यहाँ पे लिख ही देता हूँ ना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये तीनों का जो आप देखेंगे, तीनों न्याय का जो है यहाँ पे वर्णन है। कानूनी न्याय का चर्चा नहीं किया गया है, तो आंसर क्या होगा भाई, ये हो जाएगा। ठीक, देखो भाई मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक चार्ट के थ्रू समझा देता हूँ ताकि गलती मत करिएगा। देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना की बात कर लूँ तो ये जो शुरू होता है हम भारत के लोग से, है ना। प्रस्तावना की बात करूँ तो प्रस्तावना की स्रोत में यहाँ पे देख लो तो इनका विचार लिया गया यूएसए के संविधान से, और भाषा, प्रस्तावना की भाषा की मैं बात कर लूँ तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसका बेस क्या है, तो प्रस्तावना अभी मैंने आपको बोला कुछ देर पहले, उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, है ना। तो यहाँ पे आप देखिएगा, अब थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। देखो नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया है उन्हें संविधान की, अभी मैं कुछ देर पहले वही जो चीज़ बताता वही बता रहा हूँ, उद्देशिका में शामिल किया गया ना। देखिए संविधान की कितने नंबर का, तो 42वें नंबर का संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। इसमें संशोधित द्वारा जो है संविधान सभा को थोड़ा सा देख लीजिएगा। एक बार मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ और ये आपको रट लेना है। अगर आप पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं अच्छे से कि आपको हमें पॉलिटी में फुल नंबर लाना है तो मेरे भाई इसे अच्छे से कर लीजिएगा ना। ये जो प्रस्तावना है आपको याद हो जाना चाहिए। कैसे आपको याद करना है मैं आपको बता देता हूँ। देखो भाई यहाँ पे देख लीजिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना है तो क्या है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को क्या क्या, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तो 3 प्रकार का न्याय की बात कहा है ना। आप देख सकते हो 3 प्रकार की न्याय, और यहीं से तो क्वेश्चन पूछ लिया गया था कौन कौन सा है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के बारे में बात कर रहा है। अब देखो स्वतंत्रता कौन कौन सा है, तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, तो कितने, जो 5 प्रकार की जो है स्वतंत्रता का बात करता है। आप यहाँ पे देख लिया। समानता की बात कर ले तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता ये पूछता है, ये रट लेना है, ठीक है ना। ठीक है, तो अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज जो है तारीख 26 नवंबर 1949 को ये सारी चीजें हैं, है ना, को एतद द्वारा संविधान को क्या क्या 3 शब्द बहुत पूछता है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित। तो प्रश्न पूछता है कि भारतीय संविधान को कब जो है अंगीकृत या फिर देगा अधिनियमित या आत्मर्पित किया गया था। तो ये डेट ध्यान रख लेना, 26 नवंबर की बात है, 26 नवंबर 1949 को, है ना। लागू कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को। तो ये दोनों शब्द देता है, ठीक है ना। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को एक बार देख लेना है, और प्रश्न कई बार डायरेक्टली पूछ लेता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहाँ से शुरू होता है, तो हम भारत के लोग से शुरू होता है, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखिएगा। कितने प्रकार की न्याय की बात कहा है, बताया गया है, तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक 3 प्रकार की न्याय। कौन सी स्वतंत्रता, तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समानता कौन से, कितने समानता की बात कर रहा है, तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, 2 समानता की बात करते हैं। आपको ये नंबर में याद कर लेना है ताकि एग्जाम में क्वेश्चन मिस ना हो। अब देखो मेरे भाई यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया, इसलिए मैं कर रहा हूँ कि इसे रिवीजन कर लेना, किसी बुक में नहीं मिलेगा सारे फैक्ट्स, है ना, जो कि टू द पॉइंट लिख दिया गया है। देखो भारतीय संविधान की प्रस्तावना, संविधान की कुंजी कहा जाता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को। प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंग होते हैं। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के जो है अधीन समस्त शक्तियों का जो मुख्य बिंदु अथवा जो है स्रोत भारत के लोग हैं। अभी ये कुछ क्वेश्चन पूछा था ना अभी आपसे, अब देखो क्वेश्चन आ गया, तो इसलिए आपको एक बार सरसरी निगाहों से जाके इसे रिवीजन कर लेना है भाई। 42वां संविधान संशोधन, है ना, जिसे मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है, आपको पता होना चाहिए, अच्छे से देख लीजिएगा, है ना। ये कई बार पूछता है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जो है इसमें 3 शब्द है ना, कौन कौन सा, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, 3 शब्द जोड़ा गया था। पूछता है कि ये समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जो जोड़े गए थे भारतीय संविधान में कौन से संविधान के तहत, है ना। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के, अभी मैंने आपको ये लाइन से बता दिया हो ना, प्रस्तावना का ही ये लाइन है, ठीक है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय का बात करता है। कौन कौन सा 3 प्रकार की न्याय है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। 5 प्रकार की स्वतंत्रता का बात करता है। कौन कौन सा 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। 2 प्रकार की समानता की बात करता है। कौन कौन सा, तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है। और ये लाइन किसी बुक में जाके मिलेगा, जाके खोजिएगा, ये कर दिया गया है एक जगह ताकि आप सीधे आपके माइंड में सेट हो जाए और एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है भाई, मैं आपको बता दूं, लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस की देन है ना, फ्रांस की देन है। भारत का संविधान आप सबको पता है कठोर, अंततः लचीला, कठोर और लचीला दोनों प्रकार की है। कठोर किस आधार पे है, लचीला किस आधार पे है, अभी कुछ देर पहले आपने देख लिया है ना। खैर हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे, अभी तो शुरुआत है पॉलिटी का। चलिए, तो आंसर आपने देख लिया और आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो गया, मुझे पता है। तो ये भी 19वें दरोगा के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न है मेरे भाई,
क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार ये संघीय सूची, संघ सूची जिसे बोलते हो ना, संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है, संघ सूची में सम्मिलित नहीं है, कौन सा विषय? अब ये क्वेश्चन बहुत पूछता है आपके पेपर में, हालांकि ये 2019 में दरोगा में पूछ लिया गया था। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये जो है भारतीय संविधान की जो विषय के बारे में प्रावधान है, ये भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में, पहला क्वेश्चन तो एक यहाँ से बन जाता है, 7वीं अनुसूची में है ना, 7वीं अनुसूची में है, ठीक है ना, अनुसूची में है। ये जो संघ सूची आप देख रहे हैं, इसमें केवल केंद्र सरकार कौन कानून बनाएगा भाई? केवल केंद्र सरकार कानून बनाते हैं। इसमें कौन सा विषय शामिल होगा? इसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल होंगे। ये कौन सा सर? इसमें रक्षा शामिल होंगे, रेलवे केंद्र सरकार की विषय है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्र सरकार की विषय है, और यहाँ पे आपको दिखेगा क्या नाम है इसका? स्थानीय शासन। स्थानीय शासन, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ये कौन सा सूची का विषय है? 7वीं अनुसूची में 3 विषय के बारे में चर्चा किया गया है ना, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, संघ सूची पे केवल केंद्र जो है कानून बनाता है, राज्य सूची पे राज्य सरकार कानून बनाती है, समवर्ती सूची पे केंद्र प्लस राज्य दोनों कानून बनाता है, और यहाँ पे कानून अगर समान है तो प्रायोरिटी जो दी जाती है, प्राथमिकता जो दी जाती है वो केंद्र को है ना। ये सब आप लोग समझ ही रहे, मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन भी करवा दूंगा। अच्छा, स्थानीय स्वशासन या शासन की मैं बात कर लूँ तो स्थानीय जो शासन है इसमें कौन कानून बनाएगा? तो राज्य बनाएगा, राज्य सरकार बनाएगी कानून, है ना, यहाँ पे राज्य सरकार बनाएगी। मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था ना, अभी है ना, मैंने देखिएगा बेसिक सा क्वेश्चन है। अच्छा, अब आपको यहाँ पे क्या कर लेना है, लगे हाथे एक बार भारतीय संविधान की अनुसूची को सरसरी निगाहों से रिवीजन कर लेना है। जैसे प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, है ना, तृतीय अनुसूची, चौथी, 5वीं, 6ठी और 7वीं जो अनुसूची देख रहे हैं, इसी में आप देखेंगे तो मैंने आपको बोला हूँ यहीं पे केंद्र और राज्य के बीच में जो है शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है। प्रश्न कई बार डायरेक्टली प्रश्न पूछता है ना, शक्तियों के बीच में विभाजन का प्रावधान जो है कौन सी अनुसूची में दिया गया है ना, केंद्र और राज्य के बीच में, तो भाई 7वीं अनुसूची में दिया गया है, ठीक है। अब देखो इसके अंतर्गत मैंने आपको बोला हूँ ना कि इसके अंतर्गत जो है 3 सूचियाँ शामिल है, एक तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो संघ सूची आप देख सकते हैं, मैंने आपको बोला हूँ कि भाई इसमें केंद्र सरकार जो है कानून बनाती है। जब इसे लागू किया गया था तो जाहिर सी बात इसमें 97 विषय थे, लेकिन इसमें विषय घटते बढ़ते रहते हैं, लेकिन वर्तमान में जो है इसमें 100 विषय शामिल है संघ सूची में। इसमें मैंने अभी आपको बोला कि इसमें सिर्फ केवल जो है केंद्र सरकार कानून बनाती है और ये राष्ट्रीय हित को ध्यान में रख के कानून बनाती है। इसमें खासतौर पर जैसे प्रतिरक्षा हो गया, विदेश मामला हो गया, शांति, रेल, डाक, तार, मुद्रा बैंकिंग, है ना, परमाणु शक्ति। अब इसी लाइन से आता है क्वेश्चन, इसके बाहर नहीं आता है। अभी आपने ऑप्शन जो देखा इसके बाहर था संघ सूची, आपसे पूछ दिया इनमें से कौन सा सूची का विषय नहीं है, सॉरी इसमें से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है, अभी आपके क्वेश्चन में था ना। देखो राज्य सूची का विषय यहाँ पे आपको देख लेना है। राज्य सूची पे कानून कौन बनाता है? तो राज्य सरकार बनाती है। उसमें पहले देखा जाए राज्य सूची में तो 66 विषय थे, प्रेजेंट टाइम में जो है 61 विषय है ना। खासतौर पर इसमें क्या क्या आता है जरा सा देख लो, जैसे शांति व्यवस्था, पुलिस, जेल, रट लीजिएगा, पुलिस, यहाँ पे पुलिस, जेल, स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन में आप सबको पता है यहाँ पे आ जाएगा ग्राम पंचायत आ जाएगा, नगर पालिका आ जाएगा, ये सब आ जाता है ना। तो सब पे कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार बनाएगी। कृषि, एग्रीकल्चर, इसमें ये राज्य सूची का विषय है। जन स्वास्थ्य केंद्र सब जो होता है ये राज्य के अंतर्गत आता है ना। अब यहाँ पे देखो मैं एक शब्द यहाँ पे लिखा हूँ, राज्य के अंदर होने वाला व्यापार राज्य सूची में आएगा। न्याय विभाग ये भी राज्य सूची में आएगा, राज्य के अंदर होने वाला, है ना। समवर्ती सूची में देख लो भाई, ये लिस्ट पूछता है बहुत, क्योंकि इसमें केंद्र प्लस राज्य दोनों कानून बनाती है। तो इसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैं मेंशन भी कर दिया हूँ, पहले कितने विषय था तो देख सकते यहाँ पे लिख दिया हूँ 47 विषय था। वर्तमान में कितने हैं मेरे भाई? तो 52 विषय है। इसमें देखो जैसे दीवानी और फौजदारी कानून, प्रक्रिया, विवाह, तलाक, शिक्षा। अब ये बहुत पूछता है आपका, यहाँ पे शिक्षा हो गया, आर्थिक नियोजन हो गया, बिजली हो गया, समाचार पत्र हो गया, श्रमिक संघ हो गया, वन भी बहुत पूछता है। ये सब जो है किसका कौन से विषय में आता है? तो ये समवर्ती सूची में शामिल है। उसके बाद आपको थोड़ा सा क्या कर लेना मेरे भाई, 8वीं अनुसूची को भी रिवीजन कर लेना है, क्योंकि आप सबको पता है कि प्रेजेंट टाइम में भारतीय संविधान में 22 भाषा का जो उल्लेख है इसी 8वीं अनुसूची में है। अच्छा, यहाँ से आपको क्या ध्यान रख लेना है, हालांकि चलो क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। 9वीं अनुसूची को भी देख लेना है आपको। उसके बाद 10वीं अनुसूची को देखना है, दल बदल से संबंधित है 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, है ना। सबको एक बार सरसरी निगाहों से रिवीजन कर लेना है। PYQ का आधार यही होना चाहिए, तभी आप बोनाफाइड बन जाइएगा इस सेक्शन में। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? तो देखो भाई अभी आपने देखा विश्व का प्रथम बोल दिया तो आप ये कैसे USA का संविधान है, अभी तो आपने बता दिए, है ना। और ये कब बन के तैयार हो गया था? तो 1700 का कब? तो 1789 में, ठीक ना। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? क्या बोला? नहीं। तो भारतीय संविधान की विशेषता देखो इसमें मौलिक, है ना, क्या है भाई? लिखित संविधान की सर्वोच्चता, बिल्कुल सही है ये, है ना। उसके बाद यहाँ पे मौलिक अधिकार ये भी है। अब यहाँ पे क्या बोल दिया? प्रतिबद्ध न्यायपालिका। अब इसका मतलब क्या है भाई? प्रतिबद्ध न्यायपालिका, इसका आंसर यही हो जाएगा। अब देखो भाई
प्रतिबद्ध का मतलब क्या होता है कि भाई आप किसी अंडर में रह के काम कर रहे हो, किसी के अंदर में रह के काम कर रहे हो, किसी के अंडर में रह के काम कर रहे हो, है ना। तो प्रतिबद्ध न्यायपालिका का मतलब है कि ऐसा न्यायपालिका या फिर ऐसा जो है न्यायिक प्रणाली जो किसी विशेष विचारधारा, राजनीतिक दबाव या हित के प्रति जो है हित के लिए प्रतिबद्ध हो, मतलब उसके लिए काम कर रहा हो। क्योंकि आदर्श रूप से देखा जाए तो न्यायपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। तो भारत की जो न्यायपालिका है, तो कहीं ना कहीं कहा तो यही जाता है ना कि हमारे जो न्यायपालिका है ये स्वतंत्र और निष्पक्ष है ना। तो ये प्रतिबद्ध न्यायपालिका, जाहिर सी बात है भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। प्रतिबद्ध का मतलब क्या होता है, किसी के दबाव में आप काम कर रहे हो, लेकिन यार नाम से है। अब खैर मैं इसके बारे में कुछ बोलूँगा नहीं, लेकिन आपने देखा कि अलग अलग राज्य में जो उच्च न्यायालय है वहाँ के जो न्यायाधीश है वो पकड़े जाते हैं, कई सारी चीज़ें होता है। तो इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, बाकी आप समझ रहे हो। तो प्रश्न पूछा था कि भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, तो प्रतिबद्ध न्यायपालिका नहीं है, किसी के दबाव में हम काम नहीं करते हैं, है ना, स्वतंत्र है और निष्पक्ष है। नीति निदेशक सिद्धांत ये हमारे संविधान की विशेषता है, आप समझ ही रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बार पुनः रिपीट कर दे रहा हूं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, मैंने रिवीजन करवा दिया हूं, गलती मत करिएगा क्वेश्चन को, कौन सा सही नहीं है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि यह जो है तो पहला ऑप्शन क्या बोला कि भाई न्यायविद नहीं है। न्यायविद का मतलब भाई जो कानून को कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा जानकार हो, तो भाई ये तो बिल्कुल है, हमारे संविधान में वो समाहित है, तो ये बिल्कुल है प्रस्तावना में। आगे कह रहा है कि स्रोत है और न ही उसकी शक्तियों का निषेध, ये भी कहीं ना कहीं सही है, ठीक है ना। प्रस्तावना संविधान की भाग है, तो प्रस्तावना आप सबको पता है भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण भाग है। केशवानंद भारतीय मामले में उच्चतम न्यायालय ने, आपने पढ़ा होगा, तो उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि भाई जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है ये महत्वपूर्ण भाग है संविधान का, ठीक है ना। आगे क्या बोल दिया है कि भाई प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार संशोधन हुआ है, जो कि गलत बोल दिया, 2 बार नहीं बल्कि सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है ना, एक ही बार क्या हुआ है, संशोधन हुआ है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। कब हुआ था, तो आप कहिएगा सर अभी तो आपने कुछ देर पहले बताया ना कि 42 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था, कब, तो 1976 ईस्वी में, है ना। 42 नंबर संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसमें 3 शब्द जोड़ा गया था। कौन कौन सा शब्द जोड़ा गया था, ये रट लीजिएगा। पहला क्या था, समाजवादी, मैंने आपको बोला था ना अभी कुछ देर पहले, समाजवादी, रट लीजिएगा इसे। भारतीय संविधान में केवल एक बार संशोधन हुआ है। दूसरा शब्द क्या था मेरे भाई, पंथ निरपेक्ष। तीसरा क्या था भाई, अखंडता। तीनों शब्द को जोड़ा गया था। ये सिर्फ एक बार संशोधन हुआ था 1946 में, सॉरी 1946 बोल रहा हूँ, माफी चाहता हूँ, 42वें संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है। तो यही आपका गलत आंसर था, टी वाला। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान का आत्मा कहलाता है, तो उद्देशिका बोलिए या प्रस्तावना बोलिए, है ना। चलो भाई, अब यहाँ पे कुछ बच्चे पूछेंगे कि सर भारतीय संविधान की प्रस्तावना को इसकी आत्मा क्यों कहा जाता है, भारतीय संविधान की आत्मा क्यों कहा जाता है। तो मेरे भाई इतना ध्यान रखना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा या कुंजी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें संप्रभुता, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र और न्याय जैसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों का उल्लेख किया गया, जो कि पूरे संविधान की नींव है ना। तो बस बेसिक बातें आप देखो, ये बेसिक बातें नहीं है, आप मेंस के लिए लिखते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें लिखना होता है, क्योंकि आप कौन सा मेंस देने जा रहे हो डिस्क्रिप्टिव, है ना। तो आप तो प्री एग्जाम के लिए करते हैं, तो मैं जितना बता रहा हूँ काफ़ी है, कर लीजिए। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कब पूर्ण किया। क्या शब्द बोल दिया, कब पूर्ण कर लिया। अब हम गलती मत करिएगा, है ना। अब बहुत सारे लोग ये सोच लेगा कि भाई अच्छा लागू किया गया था, कहीं वो डेट तो नहीं पूछा है। नहीं, संविधान सभा बन के जो तैयार हो गया था ना, तो हम लोग क्या शब्द यूज किए थे प्रस्तावना में, अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मर्पित, है ना। तो पूरे तरीके से बन के जो तैयार हो गया था, पूर्ण करवा लिया गया था। प्रश्न क्या पूछा था कि संविधान सभा का निर्माण कब पूर्ण किया, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा अंगीकृत जो किया गया था ना, वो डेट पूछ रहा है, तो 26 नवंबर 1949 को। आपसे पूछता कि भाई लागू कब कर दिया गया फाइनली, तब आंसर होता 26 जनवरी 1950, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। अब तो आप आराम से बना सकते हो, तो कौन सा नहीं है मेरे भाई, आप कहेगा सर एक लिखित संविधान है हम लोगों का। यहाँ पे क्या बोल दिया कि भाई एक जो है अलिखित संविधान, तो यही तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा संविधान लिखित संविधान है। भारतीय संविधान की मैं बात कर लूँ तो भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें देखा जाए तो 2 साल का टाइम लगा था, 2 साल 11 माह, है ना। कितने दिन का, तो 18 दिन का टाइम लगा था, 2, 11, 18, ये ध्यान रखिएगा, 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। इसमें कितने रुपये खर्च हुए थे ऑलरेडी नोट्स पे मेंशन कर दिया हूँ, आप लोग जानते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो। अगला प्रश्न है मेरे भाई, भारत का संविधान क्या है भाई, तो लिखित संविधान है और संघीय भी है, एकात्मक भी है, और ये क्या बोल दिया, परंपराओं पर आधारित है, ये बिल्कुल नहीं है। वंशानुगत हमारा संविधान नहीं है, तो आंसर क्या, अच्छा अब एकात्मक संविधान है, तो एकात्मक भी नहीं है, हम लोग का संविधान एकात्मक भी नहीं है। एकात्मक के मतलब क्या होगा कि भाई शक्ति किसी एक के पास होगा, तो ये तो बिल्कुल गलत है ना। भारतीय संविधान संघात्मक है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है ना, तो ये बिल्कुल ये भी गलत हो गया, है ना, ये तो नहीं होगा। तो पहला और दूसरा सही है, ठीक है।
तो आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत एक डाइस राष्ट्र है, तो आपने देखा भारत कौन सा राष्ट्र है, आप कहिएगा सर ये पंथ निरपेक्ष, और ये शब्द आपने अभी कब सुना था, तो आप कहिएगा सर हाँ भारत एक क्या है, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, मतलब कि भारत देश में क्या है, या फिर भारत का जो है कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। संविधान की मैं बात करूँ, भारतीय संविधान सभी धर्मों को है ना, सभी धर्मों को आप ऐसे बोल सकते हो कि भाई भारत की संविधान सभी धर्मों को क्या करता है, संरक्षण और सम्मान देता है ना, संरक्षण और सम्मान देता है। तो बिल्कुल इस भारत में सिर्फ कोई एक धर्म नहीं है, ये पंथ निरपेक्ष है, सभी धर्मों को, चाहे हिंदू धर्म हो, सिख हो, ईसाई हो, है ना, जो भी धर्म है सबको समान महत्व देता है। चलो माफी चाहता हूँ यार। अगला प्रश्न है, बहुत बोलना पड़ता है और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, देखो आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, कम से कम वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब अपनाया गया, लो अपनाया गया, अब फिर से वही शब्द आ गया, बताइए। हाँ मुझे पता है आप सभी लोग जवाब देंगे। अरे अपनाया गया मतलब कि अंगीकृत किया गया है ना, अंगीकृत बोले, अधिनियमित बोले या आत्मर्पित बोले, तीनों शब्द बोलेगा तो क्या बोलना, या अपनाया गया है। जब लागू नहीं लिख के देगा कि कब लागू किया गया है, तो लागू जब बोल देगा ना तब 26 जनवरी 1950 टिक कर देना है, इसके पहले आपको 26 नवंबर 1949 टिक करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला चैप्टर हम लोगों का है, चैप्टर का नाम है भारतीय संविधान के स्रोत। इसके सारे क्वेश्चंस को आइए एक बार सरसरी निगाहों से करते हैं। अब देखो आपका धर्म क्या बनता है, धर्म ये बनता है, अगर सही विद्यार्थी है तो मैं पुनः करूँ, आपके पास आप जिस भी बुक से पढ़े हो, जो भी नोट्स होगा, तो जैसे भारतीय संविधान के स्रोत देखे ना, तो इसका मतलब ये होगा कि भाई हमारा संविधान अलग अलग देशों से अलग अलग चीज़ें या फिर अलग अलग प्रावधान ग्रहण किया है ना। तो यहाँ पे मैं मेंशन भी कर दिया हूँ कि भारत के संविधान का निर्माण में निम्न देशों के संविधान से सहायता ली गई है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या प्रावधान, तो प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक जो है पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका, ये सब जो है, जैसे निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग की प्रावधान, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि, वरीयता है ना, वित्तीय आपात, ये सब जो है किससे लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, बस यही से क्वेश्चन था, इसके बाहर जाता ही नहीं है, अभी मैं दिखाऊंगा। जैसे ब्रिटेन के संविधान से संसदात्मक शासन प्रणाली, ये डायरेक्टली पूछता है, अभी आपको दिखेगा। एकल नागरिकता का प्रावधान, विधि निर्माण प्रक्रिया, उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, है ना, मंत्रिमंडल प्रणाली, ये सब जो है ना, जैसे परमाधिकार लेख और द्विसदात्मक व्यवस्था, ये भी बहुत पूछता है, ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया भैया, तो नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति, ये देखो यहाँ पे राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था अगर पूछा जाए तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। सबसे ज्यादा यही पूछता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है कौन से संविधान से लिया गया है, तो भाई आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि क्षेत्र में, है ना, जो जानकार व्यक्ति है, ख्याति प्राप्त जो व्यक्ति है, उन्हें मनोनयन का प्रावधान जो लिया गया है, ये आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है, जर्मनी के संविधान से क्या क्या, कनाडा से क्या, दक्षिण अफ्रीका, रूस, जापान, फ्रांस, ये सब देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा नहीं है, एक पेज में है और तुरंत रिवीजन हो जाएगा हाथों हाथ। चलो अब क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं, आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में क्या बोल दिया, संसदीय लोकतंत्र तथा न्यायिक सर्वोच्चता किन देशों से जो है अंगीकार किए गए हैं, मतलब किस देशों के संविधान से लिया गया, ठीक है। अब बता दो इसका आंसर। बिल्कुल, जो लोग यहाँ पे ब्रिटेन और यूएसए टिक कर रहे हो, बिल्कुल ये दोनों देशों के संविधान से लिया गया है, ब्रिटेन और यूएसए के संविधान से। तो एक शब्द था ना आप लोगों को कि न्यायिक सर्वोच्चता, मतलब कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये किससे लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। आ गया ब्रिटेन से, एक संसद वाला शब्द आप लोगों को दिखा था ना, संसदीय लोकतंत्र व्यवस्था, ये कहाँ से, तो ब्रिटेन के संविधान से। ये दोनों ही शब्द है ना आपके पेपर में, इसलिए कहता हूँ कि इसे पूरा कर लो, है ना, तो आंसर आपका आ गया। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ, एक शब्द बोला है, केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया, बहुत पूछता है। अब ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। सबसे पहले केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाला मतलब कि फेडरलिज्म विथ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी वाला संविधान के रूप में जो परिभाषित किया था, एक व्यक्ति का नाम आपको पता होना चाहिए, इसका नाम है आइवर जेनिंग्स ने। अच्छा, ये होता क्या है, ये जो मैं आपको बोला हूँ कि फेडरलिज्म विथ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, हिंदी में कहे तो केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ, तो इसका मतलब यह कि भारतीय संविधान संघीय व्यवस्था को तो अपनाता है, जहां केंद्र और संघीय व्यवस्था में क्या होता है, शक्ति केंद्र और राज्य के बीच में विभक्त होता है, बट शक्तियों का बंटवारा होता है, लेकिन केंद्र सरकार के पास कुछ विशेष परिस्थितियों में अधिक शक्तियां प्राप्त होती है ना, इसे थोड़ा इसीलिए आप देखेंगे तो केंद्रीकृत बनाती है। तो ये जो दिया था, इसका परिभाषा कौन दिया था, तो आप कहेंगे सर ये इसका नाम था आइवर जेनिंग्स ने दिया था। माइंड में रखिएगा, और हमें बताने की अब जरूरत है भी नहीं, क्योंकि आप लोग सभी लोग समझदार हो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। देखो भाई, इतने साधारण शब्दों में सब कुछ समझा देता हूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, और जो लोग
सारे सब्जेक्ट का एक जगह चाहते हो कि मुझे शॉर्ट नोट्स, बुकलेट, ईच एंड एवरीथिंग मिल जाए, तो भाई बहुत नॉमिनल फी है, आके जुड़ के पढ़ भी सकते हो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। यहाँ पे सूची 1 है, यहाँ पे सूची 2 है। ये संवैधानिक प्रावधान है और यहाँ पे स्रोत है, कौन से संविधान से लिया गया है। तो आराम से आप अपनी जब संवैधानिक स्रोत को पढ़ोगे तभी ये क्वेश्चन बना सकते। अच्छा, मैंने एक कमेंट देखा था, एक बच्चा बोला था कि सर ये प्रावधान क्या होता है। तो भाई प्रावधान ये होता है कि मान लो कि आप कोई भी खेल खेलते हो, मान लो क्रिकेट खेलते हो, तो जाहिर सी बात है उस खेल में का कुछ नियम होता है, तो सेम चीज़ वही है। तो इसीलिए हम लोग प्रावधान का यूज़ करते हैं। जैसे हमारे संविधान है, तो हमारे संविधान का कुछ रूल एंड रेगुलेशन है, कुछ नियम है, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये संवैधानिक प्रावधान, हमारे संविधानिक में वो नियम है। तो नियम से मतलब होगा कि प्रावधान है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो, मैंने क्या बोला कि यहाँ पे सूची है पहला है और सूची दूसरा है। तो ये संवैधानिक जो नियम है, किस देश से ये स्रोत है, किस देश से लिया गया है, जरा सा देख लो आराम से। अगर मैंने अभी आपको जो बोला हूँ कि एक पेज का नोट्स था, उसमें भारत का संवैधानिक प्रावधान मेंशन कर दिया हूँ। अगर इसमें 1-2 को भी पकड़ लेते हो ना ऐसे क्वेश्चन में, तो भाई आराम से बना सकते हो, बहुत आसान होता है। और 2018 के दरोगा में ये प्रश्न पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए बनेंगे। तो मौलिक अधिकार कौन से देश के संविधान से लिया गया है सर। तो आप ये सर अमेरिका के संविधान से, अभी तो आपने बता दिए, तो आंसर क्या कर लो, अमेरिका टिक कर लो, है ना, 1 का 4 कर लो। राज्य के नीति निर्देशक तत्व देखो आ गया ना, आयरिश बोलिए चाहे आयरलैंड बोलिए, है ना, तो क्या हो जाएगा, आयरलैंड या आयरिश के संविधान से। तो ये मैं बोला ना, उनके बहुत पूछता है, तो 2 का 3 हो गया। संसदीय सरकार, अभी आपने देखा संसदीय है, तो आपको ये सर संसदीय, जैसे संसद का नाम सुनोगे तो ब्रिटेन आपके मन में चलना चाहिए, वही ब्रिटिश जो भारत पर जो है 1757 से लेके 1947 तक जो कब्जा करके रहता है ना। पढ़े हो ना मॉडर्न हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो नहीं देखे हो, मास्टर वीडियो दे चुका हूँ, जाके देख लेना। ठीक है, तो पॉलिटी पूरे तरीके से, पॉलिटी और इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में बात कर लो, तो ये दोनों एक दूसरे से लिंक है। ठीक है ना। तो संसदीय व्यवस्था कहाँ से, तो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। केंद्र और राज्य के बीच संबंध जो है ये कहाँ से लिया है, तो कनाडा के संविधान से, अभी आपने देखा है। तो आंसर क्या होगा, तो ये सर यहाँ पे सी टिक कर दीजिए ना, यहाँ पे होगा। तो भाई साहब आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। देखो दरोगा के 18वें पेपर पूछा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है। अब यहाँ क्या बोल दिया, प्रस्तावना को, मैंने अभी आपको बोला प्रस्तावना की भाषा और प्रस्तावना दोनों अलग अलग बातें हैं ना। तो प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है बता दीजिएगा। बिल्कुल अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो प्रस्तावना की यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ। देखो भाई, भारतीय संविधान में प्रस्तावना का प्रारूप, एक शब्द आपको देगा, प्रारूप है ये, प्रस्तावना देखा तो आप अमेरिका टिक कर लेना। तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना का प्रारूप यूएसए के संविधान से, मतलब कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लेकिन अगर प्रस्तावना की भाषा देगा कि भाई प्रस्तावना की भाषा जो है कहाँ से लिया गया है, तब आंसर टिक करिएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, गलत मत करिएगा आज के बाद। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण मतलब कि जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है। अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि भाई ये जो जुडिशियल रिव्यू है, न्यायिक जो है पुनरीक्षण है, ये है क्या। तो देखो भाई, अदालतें मतलब कि भाई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, है ना। तो अदालतें सरकार द्वारा बनाए गए कानून और कार्यों की समीक्षा करती है। वे यह देखती हैं कि क्या ये कानून संविधान के अनुसार है या नहीं है। अगर उन्हें लगता है ना, अदालतों को ये लगता है कि कोई कानून संविधान के खिलाफ है, तो उसे अवैध घोषित कर सकती है। और यही होता है जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक जो है प्रोटेक्शन। और ये कौन से देश के संविधान से लिया गया है, तो हमें बताने की जरूरत है नहीं है, हम नहीं बताएंगे क्योंकि आप जानते हैं। बिल्कुल ये भी जो है, अभी मैंने आपको बोला ना कुछ देर पहले कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। तो मेरे भाई गलती मत करिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। अगला चैप्टर है फ्रेंड्स आप लोगों का। देखो भाई गला खराब हो गया है आप लोगों के लिए, और मेरा मोटिव है कि इस बार 75 नहीं बल्कि 80+ क्वेश्चन आना है। बस करके जाइए जितना दिया जा रहा है, चाहे करंट अफेयर्स हो या साइंस हो या जो ह्यूमैनिटी वाला सेक्शन कर रहे हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको, स्टैटिक सब में करवा रहा हूँ। क्वेश्चन कहीं से आए, क्वेश्चन यहीं से छपेगा, ठीक है ना। तो क्या नाम है भाई, संघ एवं राज्य क्षेत्र, चैप्टर का नाम ही। बाबू देखो आप लोगों को यहाँ पे पढ़ा दिया। देखो अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं सर आप नोट्स क्यों दिखाते हैं, वहाँ पे क्यों रिवीजन करवाते हैं। बाबू ये सबके लिए वीडियो शूट होता है, जो लोग पेड बैच में है उसके लिए भी, और आप लोगों को भी दे देता हूँ यूट्यूब पे फ्री में। तो इसलिए जो लोग ऑलरेडी पेड बैच में है उसे यहाँ पे ये पता लग जाए कि सर जो बता रहे हैं, तो हमें इस टॉपिक को लास्ट टाइम में रिवीजन करना है, जो कि यहाँ से क्वेश्चन आता है। इसलिए बताता हूँ आप लोग क्या करिए, जो लोग मेरे साथ नहीं जुड़ के पढ़ रहे हो, खुद पढ़ रहे हो, जाहिर सी बात है आपके पास जो भी बुक होगा, जब किसी भी कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हो, तो आपको क्या करना है, इस चैप्टर को जाकर रिवीजन करना है, जो कि यहाँ से क्वेश्चन आया है, आगे भी आएगा, इसके बाहर नहीं जाता है। चैप्टर का नाम क्या है भाई, देखो संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र, है ना, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। और कौन से भाग में है, तो आप सर यह जो है भाग 1 और अनुच्छेद आर्टिकल कौन सा है इसमें, 1 से लेकर 4 अनुच्छेद तक है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है बाबू, रिवीजन करना है यहाँ पे राज्यों का संघ के बारे में एक बार देख लेना है, ये क्या है, अनुच्छेद 1 को पढ़ना है, बहुत पूछता है क्या क्या प्रावधान है, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे संघ में देखा जाए तो इसमें 28 राज्य और 8 यूटी है प्रेजेंट टाइम में, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, और इसके मिल के जो है एक देश का निर्माण हुआ है भारत में, आपको पता ही होना चाहिए। अभी संघ का मतलब क्या होते हैं, है ना, बाकी सारी चीजें लिख दिया हूँ डिटेल में, पहले वीडियो देखना, अभी मैं समझा दूंगा। उसके बाद यहाँ पे अनुच्छेद 2 में क्या प्रावधान है, जरा सा देख लो, अनुच्छेद 3 में क्या प्रावधान है और अनुच्छेद 4 में क्या प्रावधान है, यहीं पे मेंशन कर दिया हूँ।
यहीं पे एक बार पुनः अनुच्छेद 2 को देख लीजिएगा, अनुच्छेद 3 को, अनुच्छेद 4 को पढ़ना है, देशी रियासतों का एकीकरण को आपको देखना है। उसके बाद एस के धर आयोग को देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जेबीपी समिति को देखना है, पूछता है क्वेश्चन। फजल अली आयोग को एक बार देख लेना है। उसके बाद यहीं पे अभी प्रेजेंट टाइम 28 राज्य और 8 यूटी है, यूनियन टेरिटरी। ये कौन है, उसकी कैपिटल थोड़ा सा देख लीजिएगा। वर्तमान में मैं आपको बता दिया हूँ, फजल अली आयोग को राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, पहले ऊपर में पढ़ लीजिएगा ना, वीडियो देख लीजिएगा ना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1956 के बाद बने राज्य और संघ, देखो बहुत पूछता है यहाँ पे 1962, 1963, 1966 में कौन कौन सा राज्य बना है, ये सब आपको यहीं पे दिख जाएगा। और इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि ये सर्वोत्तम इसीलिए नोट्स नहीं है, ये चीज़ एक जगह बुक में कहाँ पे मिलेगा, ठीक है। 2014 में जो राज्य बना है यहाँ पे आप देख लो, सब कुछ मेंशन कर दिया गया है ना। अभी यूटी है जिसमें नाम में परिवर्तन किया गया, आप देख सकते हो। उसके बाद अगला चैप्टर है आप लोग का नागरिकता। तो पहले आप क्या करना, इस चैप्टर को रिवीजन। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग पहले क्वेश्चन को करते हैं, उसके बाद इसका जो शॉर्ट नोट्स है वहाँ डिस्कस भी करेंगे। कह रहा है कि व्यक्ति जो देश बंधु के नाम से जाना जाता है वह है ना। तो व्यक्ति देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं, बिल्कुल डी हो जाएगा, चित्तरंजन दास। देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास जाना जाता है। चित्तरंजन दास ने, एक डेट ध्यान रखना मेरे भाई, ये 1923 की बात है बाबू, ध्यान रखिएगा। 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना किया। तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब किया था, 1923 में। मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर चित्तरंजन दास ने स्थापना किया था स्वराज पार्टी का। 1922 में इन्होंने कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किया था चित्तरंजन दास। 1922 में गया अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था, गया अधिवेशन बिहार के गया में हुआ था, आपको पता होना चाहिए। तो 1922 में, ध्यान रखिएगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर आखिर चित्तरंजन दास को ना देश बंधु के नाम से क्यों जाना जाता है। भाई इन्होंने, चित्तरंजन दास ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। देश बंधु का अर्थ होता है देश का मित्र। तो इन्होंने अपना सब कुछ देश के लिए, भारत देश के लिए समर्पित कर दिया था और गरीबों और वंचितों के लिए बहुत ही काम किया था, इसलिए इन्हें देश बंधु कहा जाता है, चित्तरंजन दास को, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। और ये भी दरोगा के एग्जाम में 23वें प्रश्न पूछ लिया गया था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। क्या बोल दिया, संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। तभी आपने देखा ना, नोट्स में दिखा दिया हो। तो आप एक सर भाग 1, इसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक प्रावधान है। और ये एक्साइज इंस्पेक्टर 2023 में पूछ लिया गया क्वेश्चन, तो है ना, कई बार सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है। आगे बढ़ जाते हैं। भारत का संविधान भारत को वर्णित करता है। तो आप कहिएगा सर अभी तो आपने बताया कि भारत राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है, भारत राज्यों का संघ है। और आपने देखा ना, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था प्रस्तावना में। अगला प्रश्न है, झारखंड देश का कौन सा राज्य है। हाँ वही चीज़ें, अब ये कहाँ पे मिलेगा, देखो भाई ये बढ़ा दिया गया है ना, पूछता है क्वेश्चन, है ना। तो मिजोरम 23वां, अरुणाचल प्रदेश देखो यहाँ पे आपको दिखेगा। उसका यहाँ पे छत्तीसगढ़ दिखेगा, कितने नंबर का है, 26वां। चूंकि ये तीनों राज्य, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड जो अलग हुआ था 2002 ईस्वी में, तो झारखंड बिहार से अलग हुआ था 15 नवंबर 2002 ईस्वी से। और ये 28वां राज्य था, है ना। 27वां कौन था, उत्तराखंड। और 26वां कौन था, तो छत्तीसगढ़। तो गलती मत करिएगा, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा सर, आपके सर 28वां राज्य तो हो जाएगा, बिल्कुल 28वां हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, है ना, सी। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का संघीय क्षेत्र है। संघीय क्षेत्र कौन सा होगा, कौन सा भारत का संघीय क्षेत्र है, बिल्कुल भाई दादर और नगर हवेली। संघीय क्षेत्र का मतलब होगा यूटी, यूनियन टेरिटरी। कौन है भाई, केंद्र शासित प्रदेश कौन है, दादर और नगर हवेली। दमन और दीव दोनों को भी मर्ज कर दिया गया है, 2012 में पूछा था। संघात्मक सरकार में क्या होता है, लो संघात्मक, क्या बोल दिया, संघात्मक सरकार में क्या होगा। तो बिल्कुल शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है, शक्ति दोनों के बीच में होता है, राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों का बंटवारा होता है, लेकिन कुछ विशेष शक्ति केंद्र के पास होता है जो राज्य के पास नहीं होता है। चलो 19वें प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्यों का आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः जिस आधार पर किया गया था वो कौन सा आधार था। राज्यों का पुनर्गठन जो किया गया था कौन से आधार पर, बिल्कुल जो भाई भाषाई आधार पर शुरू में किया गया था, आपको पता होना चाहिए। और ये सब आप सभी लोग जानते ही हैं। और देखो मैं आपको बता दूं, भाषाई आधार पर जो राज्यों का गठन हुआ था, जो वो पहला राज्य था कौन था, तो आंध्र प्रदेश था। आपको पता होना चाहिए भाई, यहाँ पे अगर मैप आप देखोगे आंध्र प्रदेश कहाँ पे है, तो सर यहाँ पे तमिलनाडु है, इसके ऊपर में आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश था, पहला राज्य था, है ना। भाषा के आधार पर जो है इसका गठन किया गया था, है ना। अब ये कब किया गया था, तो ये डेट भी पूछा जाए तो ध्यान रखना, दिसंबर 1953 की बात है, 53 ईस्वी में। और ये भी प्रश्न पूछा गया दरोगा के 2020 के पेपर में। खैर इसके बारे में आगे बढ़ा दिया हूँ, पढ़ लेना। अगला प्रश्न है, संघ और राज्यों के मध्य क्या है, देखो ये साइबर कानून आपको साफ साफ दिख रहा होगा, कहीं ना कहीं संवर्ती सूची में आएगा, है ना, पढ़ चुके हैं। भारत एक है भाई, तो ये क्या है भाई, भारत एक है, तो राज्यों का संघ है, अभी आपने देखा। तो भारत क्या है भाई, एक राज्यों का संघ है। और ये कौन सा अनुच्छेद में किया गया इसके बारे में प्रधान, तो आप ये सर आर्टिकल 1 में किया गया कि भारत राज्यों का, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, संघवाद का अर्थ क्या है। संघवाद का अर्थ क्या है, कितने लोग बता सकते हैं संघवाद का अर्थ क्या है। बिल्कुल यहाँ पे संघ और राज्यों के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण, इसका मतलब है होता है संघवाद। अभी आपने देखा ना, कुछ देर पहले बता दिया हो ना। देखो अनुच्छेद 1 यहाँ पे लिखते तो 1, 2, 3 और 4, है ना, ये 4 बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो भाई अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, यहाँ पे मैं मेंशन भी कर दिया हूँ, देखो, है ना। अनुच्छेद क्या कहता है, भारत राज्यों का संघ है, जिसमें
28 राज्य और 8 यूटी के बारे में चर्चा किया गया, बस इतना समझ लो। भाग 2 कहता है कि संघ में मतलब कि देश में बाहरी राज्य मतलब कि दूसरे देश अगर आना चाहता है, सम्मिलित होना चाहता है, तो ये अनुच्छेद 2 के तहत आ सकता है। अब कह रहा है कि भारत देश में जो अलग अलग राज्य है उसके नाम में परिवर्तन करना होगा, किसी राज्य को यूटी बनाना है या फिर किसी यूटी को राज्य बनाना है, तो ये कौन से अनुच्छेद के तहत करेगा? तो अनुच्छेद 3 के तहत करेगा। नए राज्य का गठन भी करना है तो ये भी अनुच्छेद 3 के तहत करेगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों के क्षेत्रों को मिलाकर एक नए राज्य का गठन करना है तो इसी के तहत करेगा। तो ये सब लिखा दिया हूँ, देख सकते हो, मतलब कि राज्यों के क्षेत्र को बढ़ाना घटाना हो सॉरी राज्यों के सीमा में परिवर्तन करना हो, उनके नाम में परिवर्तन करना हो, ये सब अनुच्छेद 3 के तहत किया जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 3 में किया गया संशोधन अनुच्छेद 3 से 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछता है। अनुच्छेद 4 द्वारा साधारण बहुमत से अनुच्छेद 2, 3 में परिवर्तन किया जा सकता है, तो ये अनुच्छेद 4 कहता है। ठीक है। तो आप लोग का भारतीय संविधान का भाग 1 भी यहीं से कवर हो गया। चलो भाई, अगला चैप्टर है अनुच्छेद और अनुसूचियां। आइए देख लेते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया कि भारतीय संविधान में कितना भाग है, तो आप कहिएगा सर भाग है, यहाँ पे लिख देता हूँ। भारतीय संविधान में कितने भाग है? तो भाग 22 है ना, 22 भाग है। आर्टिकल कितना है भाई? तो 395, मूल संविधान की बात कर रहा हूँ। अनुसूची कितना है भाई? अनुसूची है कितना? तो 12, ध्यान रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है? तो भाई निर्वाचन आयोग का गठन कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो बिल्कुल 324 में यह प्रावधान है, 23 के दरोगा। अब थोड़ा सा चुनाव आयोग के बारे में समझ लो। अनुच्छेद तो ढेर सी बात है, 324 है, भाग कौन सा है? तो अगर भाग पूछा जाए, यहाँ से ध्यान रखिएगा, तो भाग कौन सा है? 15 भाग में निर्वाचन आयोग से संबंधित है अनुच्छेद। अच्छा, इसमें आर्टिकल पूछा जाए तो 324 से लेके 329 ये तक है। ठीक है। अब यहाँ से प्रश्न क्या क्या बन सकता है कि भाई भारत में निर्वाचन आयोग का गठन अनुच्छेद 324 के तहत किया जाता है। पहला क्वेश्चन बनेगा, इस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि निर्वाचन आयोग देश के राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, संसद और राज्य विधानमंडलों में चुनाव के लिए जिम्मेदार होता है। इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने ही अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ये तो कुछ बेसिक बातें हैं। चुनाव आयोग का मुख्य कार्य में शामिल क्या क्या है, ये बहुत पूछता है कि भाई कौन कौन से काम करवाता है चुनाव आयोग। देखो, चुनाव का तिथि का डेट अगर घोषणा करना है तो ये चुनाव आयोग का काम है, पहला। दूसरा, आपसे पूछा जाए कि भाई मतदाता सूची तैयार करना है। अभी आपको पता है SIR कितना इंपॉर्टेंट था, तो ये मतदाता सूची को तैयार करना होता है। मतदाता सूची अगर तैयार करना है तो ये भी चुनाव आयोग करेगा, है ना। अगर चुनाव चिन्ह किसी पार्टी को आवंटन करना है, चुनाव चिन्ह, है ना, चुनाव चिन्ह देना है, तो ये भी कौन करेगा भाई? चुनाव आयुक्त ही करेगा, चुनाव आयोग ही करेगा। अगला यहाँ पे चुनाव का संचालन भी यही करता है, निष्पक्षता सुनिश्चित करता है, चुनाव का परिणाम घोषित करता है। इसके अलावा इसमें कोई विवाद होता है तो इसका भी निपटारा कहीं ना कहीं, इसका भी अहम योगदान होता है। ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, क्वेश्चन है कि भारत में स्थानीय स्थानीय शासन विषय है। भाई किसका विषय है ये पूछ रहा है। तो बिल्कुल स्थानीय शासन जो विषय है ये राज्य सूची का है। मैंने आपको बताया, स्थानीय शासन में कौन आएगा? ग्राम पंचायत, नगर पालिका, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ ना। और ये राज्य सूची का विषय है, तो राज्य सूची में कौन कानून बनाता है? तो राज्य सरकार बनाती है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और पुट का प्रयोग करके आंसर टिक करना है। देखो यहाँ पे सूची है और यहाँ पे सूची 1 है, सूची 2 है। देखो यहाँ पे ग्राम पंचायत का गठन कौन से अनुच्छेद में? यहाँ पे इस साइड में अनुच्छेद दिया गया है और यहाँ पे जो है इसका गठन जो है किया जाता है कौन से अनुच्छेद के तहत, आपको बताना है आंसर। ठीक है। तो कितने लोग बता सकते हो? बिल्कुल, ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 के तहत किया जाता है, सबको पता है ना। तो अनुच्छेद 40 यहाँ पे टिक कर लीजिए, सॉरी। उसके बाद यहाँ पे एक समान नागरिक संहिता कौन से अनुच्छेद के तहत? तो 44 के तहत, अनुच्छेद 44 में ये प्रावधान किया गया है, आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। कृषि और पशुपालन से संबंधित जो अनुच्छेद है ये कौन सा है भाई? अनुच्छेद 48। बहुत पूछता है मेरे भाई, रट लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे न्यायपालिका और कार्यपालिका का अलग करना होता है, इसका प्रतिकरण से संबंधित जो आर्टिकल है ये कौन सा है? तो यह अनुच्छेद 50 है और ये 50 टिक कर लीजिएगा, बस आंसर खत्म। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अवसर की समानता, मौलिक अधिकार आपने पढ़ा है, बहुत कायदे से पढ़ाया भी हूँ। देखो भाई, यहाँ पे नागरिकता एक चैप्टर है, उसको भी पढ़ लेना है। नागरिकता में देखा जाए तो इसमें भाग 2 और अनुच्छेद 511 में आता है। फिर 1235 में कौन आएगा? मौलिक अधिकार आएगा, है ना। मौलिक अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 1235 में है। और देखो 6 मौलिक अधिकार है, यहाँ पे देख सकते हो। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरोध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संपत्ति का अधिकार को अब ना ये संवैधानिक अधिकार में दे दिया गया, मौलिक अधिकार नहीं है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ना, ये मौलिक अधिकार है। ये 6 नंबर वाला नहीं है। सबका आर्टिकल भी आपको ध्यान में। अनुच्छेद 12 में क्या क्या प्रावधान है मेंशन कर दिया गया, एकदम 0 से कर लेना है, 13 भी कर लेना है। सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे आर्टिकल 14 से 14 से, ठीक है ना। समता और समानता का अधिकार 14, 15, 16 यहाँ पे है, 16 में 17, 18, ये सभी आर्टिकल को अच्छे से सस्ते निगाहों से देख लेना है और मल्टीपल टाइम रिवीजन कर। चलो, तो ये मैं आपको बता रहा था। तो समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से संबंधित है ना।
अच्छा, अवसर की समानता, माफी चाहता हूँ, समानता का अधिकार बोल, देखो समानता का अधिकार जो अगर सिर्फ पूछता ना तब आर्टिकल 14 टिक करता, लेकिन यहाँ पे अवसर शब्द बोल दिया तो अवसर की समानता आर्टिकल 16 में आता है, 16 में आता है ना। तो अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में है, जो सार्वजनिक नियोजन के मामले में सभी नागरिकों को देखा जाए तो यहाँ पे समान अवसर प्रदान करने की बात करता है ना। तो बाकी समझ ही रहे आप लोग, और ये प्रश्न पूछा गया है तो यहाँ पे लोग कन्फ्यूजन रहता है कि समानता का अधिकार और अवसर की समानता का अधिकार दोनों अलग अलग बातें हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये मौलिक अधिकार है। अगला प्रश्न है मेरे भाई, क्वेश्चन है आपके सामने कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जाता है, बताइए। बिल्कुल भी 358 के तहत ना, अनुच्छेद 358 के तहत दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो 352 में किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है अनुच्छेद 352 में किया गया। राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा जो किया जाता है तो किस आधार पर, तो युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की आशंका की स्थिति में की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 368, जैसे कि आप 358, माफी चाहता हूँ, 358 में बात कर रहा हूँ। 358 में यह प्रावधान है कि आपातकाल की घोषणा के साथ अनुच्छेद 19 स्वतः जो है समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। 358 के तहत पूछता है, माइंड में रखिएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वस्तु और सेवा मतलब कि जीएसटी का प्रावधान किया गया, बहुत पूछता है, माइंड में रखिएगा। तो हम लोग पढ़े हैं जीएसटी के बारे में, यहाँ पे आप देखेंगे तो 279 का ए 279 ए में प्रावधान किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279 279 ए में वस्तु एवं सेवा मतलब कि जीएसटी में का प्रावधान है इस आर्टिकल में, ठीक है ना। प्रश्न पूछे जाते हैं। इसकी अध्यक्षता कौन करता है जीएसटी परिषद का, तो आप सबको पता है भाई, वित्त मंत्री। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित, भाई 324 है, ये एक्साइज इंस्पेक्टर में पूछा गया है, अभी आपने देखा था ना, चलो रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 8वीं अनुसूची बोल दिया है, देखो इसमें अनुसूची बोल दिया, 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं शामिल है, तो भाई 22 भाषाएं शामिल है। देखो हाई बोला है प्रेजेंट टाइम में, तो 22 भाषा है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है मैं ये भी बता देता हूँ, बहुत पूछता है। देखो भारतीय संविधान के जो 8वीं अनुसूची है ना, इसमें टोटल जो 22 भाषा है भाई, 22 में से आप देखेंगे तो 14 भाषा जो है ना, 14 भाषा को जो शामिल किया गया था तो प्रारंभ में ही शामिल कर लिया गया था, परंतु 8 भाषा को आप देखेंगे, 8 भाषा को तो ये भारतीय संविधान में बाद में शामिल किया गया था। ये कैसे कैसे, तो पहले जो है 21वां संविधान संशोधन हुआ था 21 नंबर का, ये हुआ था 1976 ईस्वी में, सॉरी 1976 कैसे होगा, 42वां संविधान संशोधन से हुआ था 1967 में हुआ था, है ना, 1967 ईस्वी में हुआ था 21वां संविधान संशोधन, है ना। इसमें क्या किया गया, सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, है ना, सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। तो पहले 15 था, फिर यहाँ पे एक और जुड़ जाएगा तो 16 हो जाएगा, है ना। उसके बाद फिर से जो है क्या होगा, 50 साल के बाद मतलब कि 71वां नंबर का संविधान संशोधन, 50 साल नहीं बोल सकते हो, यहाँ पे 50 संशोधन ऐसे बोल सकते हो, है ना। तो 71वां नंबर का संविधान संशोधन हुआ था और ये हुआ था 1992 में, है ना, 1992 की बात है। इसमें देखा जाए तो 3 भाषा को जोड़ा गया था, कौन कौन सा, तो ये ध्यान रखना बहुत पूछता है कि 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ था। इसमें कोंकणी पहला, दूसरा जो जोड़ा था कौन सा, तो भाई मणिपुरी और नेपाली, 3 भाषा को यहाँ पे जोड़ा गया था, ठीक है ना। तो अब देखो 15 था, 3 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, तो 3 जोड़ा गया था, 71वां नंबर का संविधान संशोधन हुआ था तब। उसके बाद जो है 92 नंबर का संविधान संशोधन हुआ है, 92 नंबर का संविधान संशोधन, और ये जो होता है 2003 में, है ना। ये कब होता है भैया, 2003 में 92 नंबर का संविधान संशोधन होता है। और इसमें देखा जाए तो कितने भाषा को जोड़ा जाता है, 4 भाषा को जोड़ा जाता है, कौन कौन सा, बहुत पूछता है। तो एक तो बोडो हो गया, बोडो, और डोगरी, मैथिली और नेपाली, ये 4 भाषा को ना जोड़ा गया था। 92 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था 2003 में तब। आज के बाद गलती मत करिएगा, ठीक है ना। और ये कौन से भाग में है भाई, तो भारतीय संविधान के भाग 17, ये जो भाग 17 है ये भाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चंस पूछता है, गलत मत करिएगा। चलो आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है, बहुत पूछता है, आर्टिकल 25 भी। तो जैसे बात है ये धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है, ठीक है। आगे ये भी देखो 23 के दरोगा में पूछा गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप लोग आराम से बताइएगा, भी हमको बताया तो बिल्कुल। कहाँ पे बोला है, तो उच्च न्यायालय में, है ना, सुप्रीम कोर्ट में नहीं, उच्च न्यायालय में। तो कौन सा आर्टिकल के तहत, तो 226 के तहत, ठीक है ना। और आर्टिकल 32 के तहत क्या करेगा भाई, आर्टिकल 22 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा, अच्छा 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में और 226 के तहत उच्च न्यायालय में क्या करेगा, याचिका दायर करेगा। आगे बढ़ जाते अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद कुछ राज्यों को संघ से अनुदान का प्रावधान करता है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये हमें 275 जो अनुच्छेद है ना, ये प्रावधान देता है करने के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद
कुछ मामले का जो है कुछ मामले का उच्च न्यायालय में हस्तांतरण से संबंधित है, तो भैया आप वहाँ पे उच्च न्यायालय में लेके जा सकते हो। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 228 में यह प्रावधान है, ठीक है ना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 228 ये कहता है कि कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में हस्तांतरण से संबंधित है, और इस प्रावधान के अनुसार किसी अधीनस्थ न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित कोई मामला लंबित हो तो ऐसे मामले को उच्च न्यायालय अपने पास हस्तांतरित कर लेगा, ठीक है। सुमेलित करना है, फिर से आ गया, देखो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। 21 में प्रश्न पूछा गया है दरोगा में, देखो ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल 14 से संबंधित है। अभी आपने देखा था समान नागरिक संहिता, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है पिछली बार जो देखा था अभी। तो समान नागरिक संहिता कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल 44 में। कृषि पशुपालन आर्टिकल 48 में है भाई। और कार्यपालिका और न्यायपालिका का प्रतिकरण कौन से है, तो 50 में है। तो आंसर क्या टिक करोगे, ए करोगे यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू कश्मीर से है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल कौन सा है। स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल 19 होगा, अभी आपने देखा। तो फ्रेंड्स मैं क्या करता हूँ ना, यहीं पे वीडियो कर देता हूँ पॉज, है ना। आज थोड़ा सा क्या हुआ कि थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ कर दिया हूँ। अगले वीडियो में ना हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन को करेंगे, और जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, जो बाकी की जो टॉपिक है शॉर्ट नोट से भी उसी वीडियो में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। इससे पहले जो भी सेक्शन कंप्लीट है, मैक्सिमम सेक्शन कंप्लीट हो गया है, उसे मल्टीपल टाइम देखिए, रिवीजन करिए। जो भी बुक है, जो भी नोट्स है, जिस भी माध्यम से आप कर रहे हो करो, रिवीजन लास्ट टाइम में की है, पीवाईक्यूज के आधार पर करना है, ताकि आपको लास्ट टाइम ये पता लगे कि मेरा तैयारी सही जा रहा है। और कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा ना, तो मैं बोल रहा हूँ 20+ नंबर आपका वैसा ही बढ़ जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉन्फिडेंस रहेगा, क्योंकि आप पढ़ चुके हो ना चीज़ों को, तो आपके सामने 4 ऑप्शन आता है, तो क्वेश्चन को आराम से एलिमिनेट कर लेते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।